हेलो। वेलकम टू द पीडी। स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 वाईक्यूज का। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे इकोनॉमिक्स के सीजीएल के इम्पोर्टेंट से हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा था? 5 ईयर प्लान्स के बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ एलपीजी रिफॉर्म्स के कुछ लॉ ऑफ डिमांड। फिर आगे को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द रोलिंग प्लान कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर। रोलिंग प्लान अवधारण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो रोलिंग प्लान क्या है इसके बारे में समझ। ऑप्शन आप आंसर आप बता सकते हो कमेंट में। तो रोलिंग प्लान के बारे में समझेंगे क्या है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और जनता गवर्नमेंट की सरकार पार्टी में आ जाती है। इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। और वहाँ से फिर उन्होंने रोलिंग प्लान का स्टार्ट करा। फिफ्थ ईयर प्लान को बंद करने के पीछे एक रीज़न और रोलिंग प्लान स्टार्ट करने के पीछे क्या रीज़न। एक्चुअली जो भी नई सरकार आती है तो वो पिछले सरकार के तुलना में एक नया काम करती है। काम सेम ही होता है, बस नाम अलग रहे। तो रोलिंग प्लान में क्या होता है, जैसे फिफ्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था कि जो प्लान है, जो टारगेट है, बजट है, वो हर 5 साल के लिए मतलब उसको उसको किया जाता था। लेकिन रोलिंग प्लान में ऐसा नहीं था। रोलिंग प्लान में शॉर्ट टर्म टारगेट्स और बजट को फिक्स किया जाता था। हर साल पे उसको रिकवर किया जाता था। जैसे हर 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे उसे देखा जाता था। तो रोलिंग प्लान के बारे में समझेंगे क्या है। ये 1978 से 80 के बीच में चलता है। फिर 80 के बाद वापस से कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो रोलिंग प्लान को फिर बंद करके सिक्स 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। और इस प्लान को प्रपोज किसने किया? डीटी लकड़ावाला ने प्रपोज किया था। डीटी लकड़ावाला एंड द प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। टाइमलाइन याद रखेंगे, 1970 टू 80 इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद में रोलिंग प्लान स्टार्ट। बजट टारगेट्स ऑफ इकोनॉमी रिवाइज्ड एनुअली। मतलब हर साल हर साल इसे रिवाइज किया जाता था। व्हाई इट फेल्स? 1980 में वापस से कांग्रेस की सरकार आती है।
suspends it. 1980 Indira Gandhi government returns and suspends it and revive sixth 5-year plan. ये कुछ बेसिक्स बातें थी हमारे रोलिंग प्लान के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसके टेन्योर में स्टार्ट किया गया था? तो आंसर इज द मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। ठीक है, हम अपना अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है? आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते। डब्ल्यूटीओ के बारे में समझेंगे। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन में डब्ल्यूटीओ का क्या रोल? सबसे बड़ा रोल ये है कि जो भी डिस्प्यूटेड कंट्रीज है, अगर कोई दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? डब्ल्यूटीओ का उस टाइम पे ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि दोनों के बीच में एक सेटलमेंट करवाए, ट्रेड सेटलमेंट। ट्रेड सेटलमेंट करवाना का काम है डब्ल्यूटीओ के। फ्री एंड फेयर ट्रेड करवाने का उनका काम है। ट्रेड को एक बेटर वे में और स्मूथली उसको कंडक्ट करवाना उसका काम है डब्ल्यूटीओ। वो कैसे करवाती है? जो भी टैरिफ्स है और टैक्सेस है, उसको एकदम एक बैलेंस करके चलाने का काम डब्ल्यूटीओ का है। अगर कोई कंट्री ज़्यादा टैरिफ्स लगा रही है किसी के ऊपर या ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्स ले रही है, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि ग्लोबलाइजेशन के लिए थोड़ा निगेटिव पॉइंट। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? डब्ल्यूटीओ हेल्प्स इन facilitates facilitates free and fair trade, free and fair trade among nations। करेंटली डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स है? 167 मेंबर। ये भी आप याद रखना, करेंटली 167 मेंबर्स है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ facilitates free and fair trade among nations by managing tariffs, से import tax भी कहते हैं। टैक्सेस, अदर टैक्सेस फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। 1 जनवरी 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। करेंटली 167 मेंबर्स है डब्ल्यूटीओ के। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ? फैसिलिटेट्स फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग नेशंस बाय मैनेजिंग टैरिफ अदर टैक्सेस फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंश्योर फ्री ट्रेड रूल्स अमंग नेशन, द राइट आंसर। इंश्योर फ्री ट्रेड रूल्स अमंग नेशंस, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। असर्शन रीजन के सवाल है। पहले आप पढ़ लो, पॉज करके इसका आंसर दे दो। चलिए मैं बताता हूँ। असर्शन क्या है? वन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू रिमूव बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। रीजन क्या है? द लाइसेंस राज रिस्ट्रिक्टेड एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम एंड मार्केट कंपटीशन। हिंदी में देखेंगे अभी कथन क्या कहता है? उदारीकरण का एक उद्देश्य फर्मों के प्रवेश और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। कारण, लाइसेंस राज ने उद्यमशीलता की स्वतंत्रता और बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर दिया। इसको समझ लेंगे क्या है। असर्शन क्या कहता है? लिबरलाइजेशन आने के बाद जो भी फर्म्स और कंपनीज का जो ग्रोथ होता है उसको, उस बैरियर को ख़त्म किया गया। तो ये असर्शन 100% ट्रू है। देखो 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन आने से पहले कोई भी लाइसेंस राज सिस्टम चलता था इंडिया में। अब लाइसेंस राज सिस्टम क्या है? लाइसेंस राज सिस्टम ये है, जैसे कोई फर्म हो, कोई इंडस्ट्री हो या कोई कंपनी हो, अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहता हो तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता था। लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत लेंदी और हेक्टिक होता था, जिस कारण से एक कंपनी को ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ को एक कह सकते हैं वो बैरियर था। इसलिए लिबरलाइजेशन जरूरी थी। लिबरलाइजेशन आने के बाद उसमें एक बैरियर लगा और जिस कारण से कंपनीज एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स देखा गया। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। अब रीजन क्या है? द लाइसेंस राज रिस्ट्रिक्टेड एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम एंड मार्केट कंपटीशन। अभी जैसे बताया मैंने, लाइसेंस राज के कारण ही कोई भी कंपनीज और फर्म्स को ग्रोथ करने में दिक्कत हो रहा। तो रीजन भी सही है एंड रीजन भी ट्रू है। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of C। assertion रीजन दोनों सही है और रीजन assertion का सही एक्सप्लेनेशन करता है। अगला सवाल क्या है? What was the central theme of the Industrial Policy Resolution of 1956? 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का केंद्रीय विषय क्या था? पहला ऑप्शन है फुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग का पूर्ण निजीकरण, इंपोर्ट लीड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आयात आधारित विकास रणनीति, स्टेट कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण, प्रमोटिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता वस्तु उद्योग को बढ़ावा देना। आंसर बताइए आप लोग। समझ लेंगे इसके बारे में थोड़ा। सेंट्रल थीम क्या थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 19। इसका मेन मोटिव था
सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट करवाना इंडिया में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को लाना इसका मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेल्फ सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बनाना मोटिव था। सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी इज द की मोटिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956। होता क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना औद्योगिकरण में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा गया कि गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा था, जिस कारण से गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन होने के कारण और गवर्नमेंट की ठीक से इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऊपर ध्यान ना देना पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिस कारण से कुछ सेक्टर ऐसी थे जिसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी था लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स भी साथ में काम करे। प्राइवेट प्लेयर्स का काम ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को हेल्प करना, फैसिलिटेट्स करवाना और इकोनॉमी को ग्रोथ करवाने में मदद करना। अब कोर इंडस्ट्रीज एंड की इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर में बांटा गया। कोर इंडस्ट्रीज एंड की इंडस्ट्रीज, core industries and key industries like heavy industries like chemical industries, iron and steel plants, ये सब हमारे की इंडस्ट्रीज हो जाते हैं। इनको 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला सेक्शन हमारा शेड्यूल ए आता है, इसमें 17 इंडस्ट्रीज को बांटा गया और इसका टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसे चला रहे थे। एंड शेड्यूल सी कंप्लीटली प्राइवेट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब जो भी वेल्थ और इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के और कंट्रीज के जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के बीच में, इक्वली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस अमंग नेशन। अब रिसोर्सेस को लोगों के बीच में बांटने से क्या होगा, लोगों के बीच में इनइक्वलिटी कम होगी, रैपिड अर्बनाइजेशन होगा और रैपिड अर्बनाइजेशन एंड साइड में लिख रैपिड अर्बनाइजेशन एंड रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा लोगों का, इनहेंस्ड लाइफ स्टाइल। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का ये मतलब होता है कि वेल्थ को
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इक्वली नहीं तो फिर भी लोगों के पास एक एम्पल अमाउंट में रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे लोगों के पास कोई इनइक्वलिटी ना देखने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट कंट्रोल कमांडिंग हाइट्स ऑफ द, आपको पता होगा स्टेट का कमांड था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के इकोनॉमी को हेल्पफुल, इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। Why is revenue deficit a concern for the economy? राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय क्यों है? इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यह उत्पादक निवेश को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स ट्रेड सरप्लस, इससे व्यापार अधिशेष में सुधार होता है। इट इंडिकेट्स बोरोइंग फॉर करेंट स्पेंडिंग, यह वर्तमान व्यय के लिए उधार लेने का संकेत देता है। इट बूस्ट कैपिटल क्रिएशन, यह पूंजी सृजन को बढ़ावा देता है। देखो, गवर्नमेंट के फंड्स के दो टाइप होते हैं, एक कैपिटल रेवेन्यू एंड एक फाइनेंशियल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डिफिसिट होता है, तो रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू रिसीट, यानी कि रेवेन्यू इनकम को ही कहते हैं। अगर ये रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और खर्चे मेरे 150 रुपये हैं, तो इसी को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और खर्चे मेरे 150 रुपये, तो कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, it increases productive investment, it indicates borrowing for current spending, it indicates borrowing for current spending, यह वर्तमान व्यय के लिए उधार लेने का संकेत देता है। अगर देख लो, अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? लोन लेके, उधार लेके, या अपने स्टेक्स को बेच के। तो अगर हम लोन लेंगे, सरकार लोन लेगी, तो क्या होगा? उसके ऊपर बर्डन होगा लोन रिपेमेंट का, इंटरेस्ट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इंडिकेट्स बोरोइंग फॉर करेंट स्पेंडिंग, वर्तमान व्यय के लिए उधार लेने का संकेत देता है। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट वाज द मेजर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेबलाइजेशन मेजर्स इन द 1991 रिफॉर्म्स? 1991 के सुधारों में स्तरीकरण उपायों का प्रमुख अल्पकालिक उद्देश्य क्या था? इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, enhance social sector spending, control inflation and restore balance of payment, and privatize public sector unit। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आती है। एलपीजी, इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कि हमारे फॉरेन रिजर्व में 3 हफ्तों के फॉरेन रिजर्व्स बचे थे, तो महंगाई चरम सीमा,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना, मैनेज बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ, अब पूछेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात और निर्यात के बीच का अंतर। जैसे अगर कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। इट इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि जिसे हम लोग ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, इसे कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट यानी कि पैसे कम आ रहे हैं लेकिन खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर पैसा आ रहा है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यही है, इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच के जो ट्रांजेक्शन होता है, ओवरऑल ट्रांजेक्शन का डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करवाना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवाना, यानी कि महंगाई पे ध्यान देना, 1991 एलपीजी रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रीस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे और भुगतान संतुलन बहाल करे। अगला सवाल, व्हाट डज पी इन एलपीजी रिफॉर्म स्टैंड फॉर। एलपीजी सुधारों में पी का क्या अर्थ है? आपको पता होगा, एल मतलब लिबरलाइजेशन होता है, लाइसेंस राज को हटाया जाता है, हेक्टिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को थोड़ा कम किया जाता है, जिससे फर्म्स एंड कंपनीज को एक बेटर मौका मिलता है उसको ग्रो करने के लिए। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट, मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन आना और क्वालिटी का एक एनहेंसमेंट देखना, ये प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ। एंड ग्लोबलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़, ग्लोबलाइजेशन या allowing foreign investment इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनी आएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एंड द राइट आंसर इज द प्राइवेटाइजेशन। सही उत्तर क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है? असर्शन, द 1991 रिफॉर्म्स लीड टू द ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होगा 1991 रिफॉर्म्स यानी कि ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है अभी मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन कंपनीज के लिए एक मौका मिलता है, हम लोग अपना गेट खोलते हैं फॉरेन कंपनी, पोस्ट इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टर्स। पहला असर्शन तो सही है, रीजन क्या है? द गवर्नमेंट वांटेड टू डोमेस्टिक सेविंग रेट रिपीटली, डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ाना तो था लेकिन इसका ग्लोबलाइजेशन से कोई लेना देना। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन को जस्टिफाई नहीं कर, एक कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, कॉन्टेक्स्ट का सेम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन पूंजी
प्राप्तियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन, रिसीट्स दैट इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू परमानेंटली, ऐसी रसीदें जो सरकारी राजस्व को स्थायी रूप से बढ़ाती है। रिसीट्स दैट रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की वित्तीय देनदारियों को कम करने वाली प्राप्तियां। रिसीट्स दैट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स, रिसीट्स दैट डू नॉट इम्पैक्ट गवर्नमेंट एसेट्स और लाइबिलिटी। एक होता है कैपिटल रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे सरकार के पास जो भी इनकम सोर्स वो कैसे आ रहा है, अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं या कोई टैक्स दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स में सरकार के पास जो भी इनकम होता है फाइनेंशियल रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। अब कोई कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, गवर्नमेंट को फायदा तो हो रहा है लेकिन उसका एसेट लॉस हो रहा है और उसके ऊपर लाइबिलिटी कर रहा है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कैपिटल रिसीट समझ लेंगे क्या है। जैसे मेरे पास प्लॉट है, अगर मैं उस प्लॉट को बेच दूं तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम तो है लेकिन मेरा एसेट एसेट तो लॉस हो रहा है। टाइप के एग्जांपल को हम ऐसे एग्जांपल को कैपिटल को समझेंगे। जैसे एयर इंडिया थी कंपनी, एयर इंडिया कंपनी पहले गवर्नमेंट के अंडर में थी, बाद में उसने गवर्नमेंट ने बेच दिया, टैक्स को बेच दिया, डिस इन्वेस्टमेंट उसे, इनकम सोर्स तो था लेकिन एसेट्स, लॉस ऑफ एसेट देखने। कैपिटल रिसिट्स नेचर कैसा होता है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस, नॉट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। इंक्रीज लाइबिलिटी, इंक्रीज लाइबिलिटीज एंड लॉस ऑफ एसेट्स। हाउ कैपिटल, हाउ कैपिटल मूव्स अ कंट्री। पहला हो जाएगा डिस इन्वेस्टमेंट, हो जाएगा बोरोविंग, उधार लेना। तीसरा हो जाएगा सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लीड्स टू फाइनेंस लाइबिलिटी। रीपेमेंट, रीपेमेंट्स लीड्स टू लाइबिलिटी। डिस इन्वेस्ट मतलब होता है सेलिंग ऑफ स्टेक्स, सेलिंग ऑफ स्टेक्स पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर। एक एग्जांपल याद रखेंगे एयर इंडिया का,
एयर इंडिया का एग्जाम्पल काम में आता है ये। कैपिटल रिसीट क्या है? नॉन रेकरिंग है, रेगुलर, नॉट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। इंक्रीज लाइबिलिटीज एंड लॉस ऑफ एसेट्स, ये हम लाइबिलिटीज और एसेट्स का लॉस करवाता है। फायदा तो हो रहा है लेकिन इसमें लॉस भी हो रहा है। डिसइन्वेस्ट और बोरोविंग एंड सेल गवर्नमेंट बोर्ड्स आर सम ऑफ द प्रोसेस कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज द गवर्नमेंट। ये तीन कारण से गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स बढ़ती है। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी मल्टीप्लायर इज करेक्ट? लिखित में से कौन सा कथन मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सही? पहला ऑप्शन क्या है? कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एक्ट एज अ लीकेज एंड रिड्यूसेस द मल्टीप्लायर। हायर रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक्स with the RBI increase the money multipliers. Higher cash reserve ratio reduces the banking system's capacity to get money. मनी मल्टीप्लायर क्या है? अगर आप बैंक के पास पैसा जमा करते हो तो उसका कुछ परसेंट पैसा वो रिजर्व्स में चला जाता है, और जो बाकी का जो पैसा है वो मार्केट में तो फ्लो करवाया जाता है, जिससे कि लोन के फॉर्म में से फ्लो करवाया जाता है, और जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक का कंटिन्यूअस उसी प्रोसेस में लगा देते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर। और आरबीआई एक रेट जारी करती है, जैसे 10% एसएलआर हो या 10% सीआरआर हो, उस रेट पर आरबीआई अपने रिजर्व्स में रखती है, उतना परसेंट पैसा रिजर्व में रखती है, और बाकी जो पैसा है उसे लोन के फॉर्म में उसे मार्केट में फ्लो करवाया जाता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाता है 1/1 एल आर और एस एल आर। सपोज दैट सी एल आर 10%, अगर सी एल आर 10%, अगर हम 1,000 रुपये बैंक में जमा करें तो 100 रुपये सी एल आर, 100 रुपया रिजर्व्स में चला जाएगा, और जो रिजर्व्स वाला पैसा होता है उसे आप लोन में यूज़ नहीं कर सकते, मार्केट में यूज़ नहीं। जितना ज़्यादा सी एल आर और एस एल आर होगा, हाइयर द सी एल आर और एस एल आर, उतना मनी मल्टीप्लायर कम, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। कैश स्टोरेज, कैश स्टोरेज लीड्स टू डिक्रीमेंट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर नगद पैसा आप घर पे रखोगे या अपने पास स्टोर करके रखोगे, अगर वो बैंक के पास जाएगा ही नहीं, पर वो मनी मल्टीप्लायर में यूज़ कैसे होगा, क्रेडिट में यूज़ कैसे होगा? तो ये भी एक रीज़न है कैश स्टोरेज। दूसरा क्या है कि रिजर्व्स के रेट से जितने ज़्यादा होंगे, सीएलआर और एसएलआर का रेट अगर जितना ज़्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा, फिर वैल्यू उतनी कम होते। ऑप्शन क्या कहता है? कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एक्ट एज ए लीकेज एंड रिड्यूसेस द मल्टीप्लायर, तो पहला ऑप्शन तो सही है। हायर रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक्स विद आरबीआई इन
मल्टीप्लायर नहीं। अगर रेट्स रिजर्व्स रेट्स ज़्यादा हैं तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, इंक्रीज। ऑप्शन गलत। हायर कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूसेस द बैंकिंग कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। हाँ, यहाँ CRR ज़्यादा है, सॉरी CRR कम है, तो बैंकिंग सिस्टम के कैपेसिटी मनी बनाने के लिए तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर। यहाँ मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे CRR कम है। तो ओनली ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। दोनों। लास्ट सवाल देखेंगे। विच सेक्टर्स वेयर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आफ्टर 1991। 1991 के बाद किन क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से बड़े पैमानों पर बाहर रखा गया? डिफेंस एंड टेलीकॉम, अल्कोहल, सिगरेट्स, एक्सप्लोसिव्स, टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। लाइसेंस राज हटने के बाद लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया जाता है 1990। पहले 18 इंडस्ट्रीज अंडर लाइसेंसिंग प्रोसेस में थी, अंडर लाइसेंस राज। 1991 से पहले और 1991 के बाद में सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस राज में रखा जाता है, लाइसेंसिंग प्रोसेस के अंडर रखा जाता है। इसमें से 5 है अल्कोहल, टोबैको इंडस्ट्रीज, है एरोनॉटिक, केमिकल्स, डिस्टिलेशन ऑफ बेवरेजेस, डिस्टिलेशन ऑफ बेवरेजेस, एंड 5वां है एक्सप्लोसिव्स, गन पाउडर वगैरह वगैरह। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आपने देखा एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन नहीं था, टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर्स नहीं था, डिफेंस एंड टेलीकॉम, अल्कोहल, सिगरेट, तो सिर्फ आपने पढ़ा। ये ऑप्शन बी सही हो जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। आपने देखा होगा कि LPG रिफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे थे, तो LPG रिफॉर्म्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगले सेट ऑफ सवाल लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। अभी प्रीलिम्स के ही सवाल लाएंगे, मेंस के सवाल इसकी एक कंप्लीट हो जाएगा हमारा 100 क्वेश्चन, फिर हम मेंस का सवाल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।